जियो एक कंपनीज ने घुटने टेक दिए थे, वहां अकेला एयरटेल हलट्यून्स डॉट इन प्रशंसा कर जनरेटर सेल करने और टेलीफोन असेंबल करने तक उन्होंने अपने संघर्षों को पार कर जो मुकाम हासिल किया वह किसी भी इंसान को मोटिवेट कर सकता है। तो चलिए आज हम जानते हैं सुनील मित्तल की वो इंस्पिरेशन स्टोरी जो न केवल एक बिजनेस टाइकन बनने तक की है बल्कि उस जज्बे और संघर्ष की भी है जिसने का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है सुनील भारतीय मित्तल। अब फैमिली बैकग्राउंड को जानकर आपको लग रहा होगा कि सुनील की लाइफ कितनी आसान रही होगी ना, लेकिन रुकिए, क्योंकि उन्हें अपने लाइफ के हर स्टेज पर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा कि शायद कोई और होता तो हार मान लिया होता। असल में सुनील मित्तल ने अपने लिए एक अलग ही सपना देखा था। वह पापा की तरह एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि बिजनेसमैन बनना चाहते थे। इसीलिए 1976 में पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू कर दिया। और पता है वह भी किस चीज का बिजनेस? बहुत छोटे लेवल पर बाय स्किल पार्ट्स बेचने का। और इसके लिए भी उन्होंने अपने पिता से 20 लाख रुपए उधार लिए थे। अब यह सुनील मित्तल का पहला बिजनेस था। ऐसे में ना तो उन्हें मार्केट की सही जानकारी थी और ना ही कंप्यूटर्स की, इसलिए शुरुआत में उन्हें काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस की बारीकियों को समझना शुरू कर दिया, जिससे थोड़े ही टाइम बाद उन्हें इस इंडस्ट्री की डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन अब उन्हें यह भी अंदाजा हो गया था कि इस काम में मार्जिन बहुत कम है और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी काफी लिमिटेड। ऐसे में यह बिजनेस उनके सपने को उड़ान बिल्कुल भी नहीं दे सकता था। इसीलिए उन्होंने अपने इस बिजनेस को बंद करके कई अलग अलग बिजनेसेस में हाथ पैर मारे, लेकिन किसी में भी उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। और फिर इतने सारे फेलियर के बाद अब सुनील मित्तल निराश होने लगे थे। लेकिन तभी 1980 में एक ऐसा मौका उनके हाथ लग गया जिससे वह फिर से सक्सेस की ओर बढ़ने लगे। असल में जापान की कंपनी सुजुकीज के साथ में पार्टनरशिप कर ली और उसके जनरेटर को इंडिया में भी इंपोर्ट करके बेचने लगी। अब सुनील मित्तल की इस कंपनी का शुरुआती गोल था कि इन जनरेटर को स्ट्रीट साइड वेंडर्स जैसे कि समोसे, टिक्की और सब्जी वालों के ठेले पर लगाना। लेकिन बहुत जल्दी सुनील मित्तल को यह समझ आ गया कि वह गलत जगह अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि इन जनरेटर की सबसे ज्यादा जरूरत उन छोटे ऑफिसेज और दुकानों को थी जिन्हें बार बार पावर कट की वजह से काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। सुनील मित्तल के इस नई स्ट्रेटेजी के चलते पोर्टेबल जनरेटर की डिमांड खूब बढ़ी और लोग इन्हें दुकानों और छोटे को बढ़ाया जा सके और फॉरेन एक्सचेंज की बचत हो पाए। लेकिन सरकार का यह कदम सुनील के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इस फैसले के बाद उनका सारा कारोबार एक ही झटके में बंद हो गया। अब कुछ समय तक बेरोजगार रहने के बाद सुनील मित्तल ने सोचा कि क्यों ना फॉरेन जाकर कोई दूसरा बिजनेस किया जाए। इसी इरादे के साथ वह ताइवान पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि लोग यहां पर पुश बटन वाले टेलीफोन का यूज कर रहे हैं, जबकि इंडिया में उस टाइम सिर्फ रोटरी डायल फोन का ही इस्तेमाल होता था। अब यहीं से उन्हें एक नया बिजनेस आइडिया भी आया कि इस नई टेक्नोलॉजी को इंडिया से भी रूबरू कराया जाए। लेकिन चाहे आप पुश बटन हो या फिर रोटरी डायल, दोनों का काम तो कॉल ही करना था। ऐसे में पुश बटन लाने का मकसद क्या सिर्फ लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करना था? बिल्कुल नहीं। असल में रोटरी डायल्स में हर नंबर को घुमाकर डायल किया जाता था, जो कि टाइम कंज्यूमिंग तो था ही, साथ कि बार बार घुमाने की वजह से वह अक्सर खराब हो जाता था। जबकि पुश बटन वाले का इस्तेमाल करना फास्ट और इजी था। साथ ही इसमें स्पीड डायल और डायल जैसे शॉर्टकट्स भी लगाए गए थे, जो कि कॉलिंग को और भी ज्यादा कन्वेनिएंट बनाते थे। इसीलिए 1984 में सुनील मित्तल ने ताइवान की कंपनी किंगटल से पुश बटन फस को इंपोर्ट करके उन्हें इंडिया में असेंबल करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, जब कुछ टाइम के बाद इसकी डिमांड खूब ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम खुद इसकी मैन्युफैक्चरिंग करें।
लेकिन उन्हें पता था कि यह काम वह अकेले नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड यानी कि बीटीएल नाम की एक कंपनी बनाई और जर्मनी की कंपनी सीन्स के साथ टाई अप करके इंडिया में ही इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन वाले को मैन्युफैक्चर करने लगे। 1990 तक सुनील मित्तल ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हुए फैक्स मशीनस, कॉर्डलेस फस और दूसरे टेलीकॉम इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चर करने लगे थे, जिसका ब्रांड नेम आप में से काफी सारे लोगों ने सुना ही होगा, बटल। जी हाँ, यह वही बटल है जिनके लैंडलाइन फस 90 के दौर में खूब पॉपुलर हुआ करते थे। खैर, इसके बाद आया 1992 जो कि सुनील मित्तल के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक्चुअली सुनील मित्तल एक फैमिली वेकेशन पर थे, तब उन्हें पता चला कि भारत सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को भी मोबाइल टेलीफोन बिजनेस में इनवाइट कर रही है। यह सुनते ही सुनील मित्तल ने ठान लिया कि उन्हें यह लाइसेंस हर हाल में चाहिए, इसीलिए वह फॉरेन वेकेशन से वापस आए और मोबाइल नेटवर्क लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की तैयारी में लग गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक ट्विस्ट था। असल में सरकार ने एक शर्त रख दी थी कि वह सिर्फ उन्हीं कंपनीज को ही लाइसेंस देंगी जिनके पास पहले से ही टेलीकॉम ऑपरेटर का एक्सपीरियंस मौजूद हो। अब प्रॉब्लम यह थी कि मोबाइल टेलीफोन का सेक्टर इंडिया में बिल्कुल नया था और किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास ऐसा कोई पास्ट एक्सपीरियंस मौजूद नहीं था। इसीलिए सुनील मित्तल ने एक कमाल की स्ट्रेटजी बनाई और फ्रांस की एक जानी मानी टेलीकॉम कंपनी विवेंडी के साथ में पार्टनरशिप कर ली। इस क्लेब से उन्हें दो बड़े बेनिफिट्स मिले। एक तो उन्हें टेलीकॉम ऑपरेटर का रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस हासिल हुआ और दूसरा उनके पास एक स्ट्रांग टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम भी आ गया। और फिर इन सभी एफर्ट्स का नतीजा यह हुआ कि सुनील मित्तल ने यह लाइसेंस हासिल कर लिया, जिसके बाद 1995 में उन्होंने भारतीय सेल्यूलर लिमिटेड यानी कि बीसीएल को एस्टेब्लिश किया और 1997 में एयरटेलबैंक.com। सुनील मित्तल को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में उनकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज सेटअप करने के लिए उन्हें बड़े पैमाने पर फंड्स की भी जरूरत थी। अब अगर आज की बात करें तो इस प्रॉब्लम का सलूशन बहुत आसान होता, या तो बैंक से लोन ले लो या फिर इन्वेस्टर से फंड जुटा लो। लेकिन उस टाइम पर मार्केट बिल्कुल नहीं थी, जिसकी वजह से बैंक और इन्वेस्टर्स इस कंपनी में पैसे लगाने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन फिर भी सुनील मित्तल ने हार नहीं मानी और बार बार ट्राई करने के बाद आखिरकार उन्होंने इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर लिया, साथ ही बैंक से भी फंडिंग जुटाने में कामयाब रहे और फिर अपने मोबाइल टावर लगाने जैसे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने एरिक्सन और नोकिया 1999 में जेटी होल्डिंग्स को एक्वायर कर लिया, जिससे कि आंध्र प्रदेश में वह अपनी पकड़ बना पाएं। और फिर साल 2000 में उन्होंने चेन्नई बेस्ट स्काई सेल कम्युनिकेशंस को एक्वायर कर लिया, जिससे कि कंपनी अब साउथ इंडिया में भी एंटर कर चुकी थी। और दोस्तों, पता है, सुनील मित्तल का मानना है कि एक रिस्पांसिबल बिजनेस लीडर को सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस तक सीमित नहीं रहना आसानी से मिल गए, समाज में पॉजिटिव बदलाव लाने का भी काम करना चाहिए। इसीलिए वजह 2000 में बड़े शहर हो या फिर फाउंडेशन की स्थापना की, हर जगह के लोगों के लिए रूरल एरिया में एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। और हालांकि सरकारी कंपनी होने की वजह से लोगों का बसनल पर एक अलग ही लेवल का भरोसा था। और दोस्तों, इन्हीं सभी रीजन से संगीत बीएल की अफोर्डेबल क्लास और हायर रीच की वजह से बहुत सारे लोग इनकी सर्विसेज को यूज करने लगे थे। इससे उसकी नेटवर्क कैपेसिटी पर बहुत प्रेशर आ गया, मतलब कि बीच में ही कॉल डिस्कनेक्ट होना, हर जगह नेटवर्क का ना आना और बहुत ही स्लो इंटरनेट, इस तरह की दिक्कतें बीएल में बहुत आम हो गई थी। ऐसे में सुनील मित्तल ने बहुत जल्दी बीएल की इन कमियों का फायदा उठाना शुरू कर दिया, जैसे कि उन्होंने स्ट्रक्चर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया ताकि कस्टमर्स को सीमलेस कनेक्टिविटी मिल सके। इसके अलावा भारतीय एंटरप्राइजेस को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया। अब पब्लिक होने की वजह से कंपनी को काफी कैपिटल मिलने लगा, जिससे सुनील मित्तल ने मिल रहा हो तो भला उसे कोई क्यों नहीं अपनाता। इसीलिए
शहरों के साथ ही गांव में भी एयरटेल टीवी मार्केट पोजिशनिंग और लॉयल कस्टमर बेस के दम पर अपने नए कंपटीशन किया। लेकिन दोस्तों, सुनील मित्तल यहीं पर नहीं रुके, बल्कि इंडिया में मिली इस कामयाबी के बाद उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में भी एंटर करने का सोचा और फिर उन्होंने 2010 में अफ्रीका की टेलीकॉम कंपनी जन टेक्नोलॉजी के ऑपरेशंस को $10.7 बिलियन में एक्वायर कर लिया। इस एक्विजिशन से कॉम प्लेयर बन गया। अफ्रीका में एक्सपेंशन करना सुनील भारतीय का एक बोल्ड स्टेप था, क्योंकि वहां के मार्केट डायनामिक्स और कस्टमर बिहेवियर भारत से काफी अलग थे। लेकिन नई मार्केट के चैलेंज को समझते हुए सुनील मित्तल ने वहां भी अफोर्डेबल प्लान्स लॉन्च किए ताकि लो इनकम वाले लोग भी मोबाइल सर्विसेज का यूज कर सके। इसके बाद आया साल 2012, जो कि मित्तल ने एक विजनरी कदम उठाया और बीएल सहित सभी टेलीकॉम कंपनीज को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने सबसे पहले 4G सर्विस को लॉन्च कर दिया। अब बीएनएल के पास सरकार का समर्थन और फंडिंग तो थी ही, लेकिन सब खुद ही करेंगे वाली मानसिकता के चलते वह पीछे छूट गए। असल में बसनल का मानना था कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन सरकारी रिसोर्सेज से वह खुद ही पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे। दूसरी ओर सुनील मित्तल को पता था कि तेजी से बदलती टेलीकॉम मार्केट में इंतजार करना ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स को फॉरेन मार्केट से इंपोर्ट करके अपने 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से डेवलप कर लिया। इस स्मार्ट डिसीजन की वजह से सुनील मित्तल पूरे भारत के अंदर बहुत कम समय में संगीत एयरटेलपास.com नहीं टिक सका, क्योंकि 2016 सुनील मित्तल और एयरटेलबैंक.com या की सभी हैरान रह गए, जैसे कि अनलिमिटेड फ्री डाटा और कॉलिंग, वह भी 4G स्पीड पर। इन फ्री सर्विसेज के दम पर जियो एक दिनों में ही 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स का बेस बना लिया था, जो कि टेलीकॉम हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड था। इसका असर यह हुआ कि जहां पहले एयरसेल, नर और टाडको जैसी 12 टेलीकॉम कंपनीज हुआ करती थी, उनमें से कुछ कंपनीज या तो बिक गई या फिर हमेशा के लिए बंद हो गई और एंड में सिर्फ 4 ही कंपनीज ऐसी बची जो कि जैसे तैसे करके सरवाइव कर रही थी। इन कंपनीज में एक तो था बसनल, जो कि बस नाम मात्र कर रह गया था। दूसरा था एयरटेल हलट्यून्स.इन, लेकिन एयरटेल.टीवी स्पेक्ट्रम को एक्वायर करना शुरू कर दिया, जो कि बंद होने के कगार पर थी। इस स्ट्रेटेजी की वजह से बहुत ही कम समय में इन्होंने पूरे इंडिया में अपनी 4G कवरेज को और भी ज्यादा बढ़ा लिया और लगातार नेटवर्क की क्वालिटी इंप्रूव करने की भी दिशा में काम करते रहे। इसके बाद आया साल 2018, जब एयरटेलबैंक.com सस की क्वालिटी को और भी ज्यादा बेहतर किया जा सके और जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं उन के ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले। सुनील मित्तल के इस फैसले का रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिला, जब अगस्त 2020 से जनवरी 2021 यानी कि सिर्फ 5 महीनों में ही एयरटेलस्ट्रीम.इन इकोसिस्टम बिल्ड किया। और कुछ इस तरह से सुनील मित्तल के इंटेलिजेंस की वजह से आज भी एयरटेल अपनी अलग पहचान बनाकर मार्केट को लीड कर रहा है।